नमस्कार, स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पर। आज मगध साम्राज्य को चालू करेंगे, जिसमें हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को देखेंगे। साथ ही सिकंदर के बारे में भी पूरा जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 16 महाजनपदों में से मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। सबसे पहले मगध महाजनपद की चर्चा अथर्ववेद में मिलता है। इसका विस्तार वर्तमान के पटना और गया के क्षेत्र में था। मगध के पूरब में चंपा, पश्चिम में सोन नदी, उत्तर में गंगा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला थी। अंग महाजनपद और मगध महाजनपद को चंपा नदी अलग करती है। अब मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंश और उसके प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। पहला है हर्यक वंश, दूसरा है शिशुनाग वंश और तीसरा है नंद वंश। हर्यक वंश के शासक निम्न हैं: बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। शिशुनाग वंश के शासक हैं शिशुनाग और कालाशोक। और नंद वंश में महापद्मनंद और धनानंद शासक हुए। हमें मगध का आरंभिक इतिहास महाभारत से मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ राजवंश ने शासन किया, जिसके संस्थापक बृहद्रथ था। बृहद्रथ जरासंघ का पिता था। जरासंघ ने अपनी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज को बनाया, जबकि बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार ने किया। अर्थात मगध साम्राज्य का पहला वंश हर्यक वंश था, जिसके संस्थापक बिंबिसार थे। अब हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इन्होंने 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। इसकी राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। हर्यक वंश पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने मात्र 15 वर्ष की आयु में शासक बना और 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार के अन्य नाम श्रेणिक है, जिसकी चर्चा जैन साहित्य में मिलता है। बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। पहला विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोशाला देवी से किया, जिससे बिंबिसार को दहेज में काशी और 1 लाख का वार्षिक आय प्राप्त हुआ। दूसरा विवाह वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेल्लना से किया, जो चेटक की बहन थी। तथा तीसरा विवाह पंजाब के मद्र नरेश की राजकुमारी क्षेमा से किया था। बिंबिसार ने अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर संपूर्ण अंग को जीत लिया और मगध में मिला लिया तथा इसे अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया। मगध और अवंती के बीच लंबे समय तक मतभेद के बाद बिंबिसार ने अवंती शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली, और जब चंडप्रद्योत बीमार पड़ा तो बिंबिसार ने अपना राजवैद्य जीवक को इसके सेवा में भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने देवदत्त के कहने कर दिया। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था और यह 492 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का अगला शासक बना। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रोजस कहा गया है, जिसका मतलब होता है क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला। बिंबिसार बौद्ध अनुयायी था तथा महात्मा बुद्ध के समकालीन और मित्र था तथा राजगीर का वास्तुकार महागोविंद था। अब अजातशत्रु के बारे में जानते हैं। इसका उपनाम कुणिक था। इसे पितृहंता भी कहा गया है, यानी कि पिता की हत्या करने वाला। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित को युद्ध में हराया था, लेकिन बाद में समझौता हो गया और प्रसेनजित की पुत्री से विवाह किया। दरअसल युद्ध इस बात पर हुआ था कि अजातशत्रु द्वारा अपने पिता बिंबिसार की हत्या करने से प्रसेनजित क्रोधित हो गया और अजातशत्रु से काशी का क्षेत्र वापस ले लिया, जिसके कारण अजातशत्रु में अवंती के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और प्रसेनजित को हरा दिया। अगला है अजातशत्रु जैन मतायुनी था, लेकिन बाद में बौद्ध अनुयायी बन गया। इसने लिच्छवी और कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। अजातशत्रु ने लिच्छवी के साथ युद्ध में पहली बार रथमुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन था। इसी के समय बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अजातशत्रु ने बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में एक विशाल स्तूप बनवाया
और इसी के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया। अजातशत्रु ने लिच्छवी से अपने राज्य को बचाने के लिए किलेबंद कारवाया था, क्योंकि चेटक ने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा 18 गणराज्यों को एकत्र करके मगध के विरुद्ध मोर्चा तैयार किया था। अजातशत्रु के प्रमुख मंत्री वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। दरअसल वैशाली वज्जी संघ का प्रमुख गणराज्य था। यहां का शासक लिच्छवी थे। बिंबिसार के समय से ही मगध एवं वज्जी संघ में मनमुटाव था, जो अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया। अजातशत्रु 32 वर्ष तक शासन किया, जबकि पुराणों के अनुसार 28 वर्षों तक शासन किया, और 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। मगध का अगला शासक उदयन था। इसका उपनाम उदयभद्र था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार इसने गंगा और सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो पहले कुसुमपुर था और वर्तमान में पटना कहलाता है। हर्यक वंश का यह पहला शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया। यह जैन मतानुयायी था। उदयन को बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता तथा जैन ग्रंथ में पितृभक्त बताया गया है। अगला शासक है नागदशक। यह उदयन का पुत्र था। इसे दर्शक नाम से भी जानते हैं। नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके अमात्य या मंत्री शिशुनाग ने कर दी और मगध में एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की। हर्यक वंश के बाद अगला वंश है शिशुनाग वंश, जिसके संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का अमात्य था। इसने ही नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर कब्जा करके इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग की सबसे बड़ी उपलब्धि अवंती को मगध में मिलाना था, क्योंकि इसने पिछले 100 वर्षों की लड़ाई को समाप्त किया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली को बनाया। इसने अपना साम्राज्य विस्तार बंगाल से मालवा तक किया। शिशुनाग वंश का अगला शासक कालाशोक था। इसे पुराणों एवं दिव्यावदान में काकवर्ण कहा गया है। इसने अपनी राजधानी पूर्ण वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। इसके समय में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष के उपलक्ष्य में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति करवाया। इसी संगति में बौद्ध धर्म के अनुशासन को लेकर स्थावीर तथा महासंधिक में विभाजन हो गया। महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, जिन्होंने कालाशोक के मृत्यु के बाद मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया। अंतिम शासक नंदीवर्धन या महानंदिन था। वाणभट्ट के हर्ष चरित्र में कहा गया है कि महापद्मनंद ने पाटलिपुत्र में घूमते समय छुरा भोंककर कालाशोक की हत्या कर दी। मगध का अगला राजवंश है नंदवंश, जिसकी संस्थापक महानंदिन थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक महापद्मनंद थे। यह वंश भारत का पहला गैर क्षत्रिय वंश था। नंद भारत के पहले साम्राज्य निर्माता थे। अब महापद्मनंद के बारे में जानते हैं। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में महापद्मनंद को उग्रसेन तथा पुराणों में एकराट एवं सर्वक्षत्रांतक कहा गया है, जिसका मतलब इस प्रकार है। उग्रसेन का मतलब भयानक सेना का स्वामी, सर्वक्षत्राक का मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला, तथा भार्गव का मतलब दूसरे परशुराम का अवतार होता है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें महापद्मनंद के कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। महापद्मनंद कलिंग को मगध में मिला लिया और विजय स्मारक के रूप में कलिंग से जिनकी मूर्ति को उठा लाया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र हुआ करते थे। महापद्मनंद ने ही कलिंग में नहर का निर्माण करवाया था। पुराण महापद्मनंद को शूद्र शासक मानता था। नंद वंश का अगला शासक धनानंद था। यह सिकंदर के समकालीन था एवं नंद वंश का अंतिम शासक भी था। पश्चिमी यूनानी साहित्य में धनानंद को अग्रमीज और जेड्रोमीज कहा गया है। अग्रमीज का मतलब होता है उग्रसेन का पुत्र। इसके शासनकाल में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत के पश्चिमोत्तर भाग पर आक्रमण किया था। धनानंद जैन धर्म को मानता था।
धनानंद का सेनापति भट्टाशाल था। धनानंद का विशाल सेना के कारण सिकंदर के सैनिक ने व्यास नदी को पार करके पूर्व की ओर आने से मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर के एक सैनिक पर धनानंद के 10 सैनिक था। धनानंद के दरबार में तक्षशिला के आचार्य चाणक्य आए थे, जिसे धनानंद ने अपमानित किया था। चाणक्य ने प्रण लिया कि धनानंद की सत्ता को मगध से समाप्त कर देगा, जिसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया और मगध पर नए राजवंश मौर्य वंश की नींव डाली। नंद वंश में कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद भी कहा जाता है। महाबोधि के अनुसार इन शासक के नाम है उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, दससिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। अब सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का शासक था। 359 ईसा पूर्व में फिलिप शासक बना और 329 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर का आक्रमण के समय भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत में 2 शक्तियां मौजूद थीं। पहला था तक्षशिला का राजा आम्भी, जिसका राज्य सिंधु और क्षेलम नदी के बीच स्थित था, तथा दूसरा पुरु या पंजाब का राजा पोरस था, जिसका राज्य क्षेलम और चिनाब के बीच स्थित है। आम्भी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन पोरस ने झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर के साथ युद्ध किया, जिसे हाइडेस्पीज या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई, लेकिन सिकंदर ने पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर उसका राज्य लौटा दिया और पोरस को अपना सहयोगी बना लिया। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी के पश्चिम तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया, लेकिन 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर ने लगभग 19 माह तक भारत में रहा था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था तथा सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बुकेफ्ला था। इसी के नाम पर सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बुकेफ्ला नामक नगर बनाया। इसके अलावा सिकंदर ने निकैया नामक नगर भी बसाया था। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक या सीमांत गणराज्य था, जिसकी राजधानी मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में यहां के पुरुष सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद यहां की स्त्रियों ने शस्त्र धारण कर लिया था। अब देखते हैं सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव हुआ, जो निम्न प्रकार है। भारत तथा पश्चिमी देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ा। भारत और यूनान के बीच आवागमन के लिए समुद्र और स्थल मार्ग खुल गया। भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हो गया। भारतीय मुद्रा निर्माण कला का विकास हुआ। गांधार एवं यूनानी कला शैली का विकास हुआ। ज्योतिष, कला, दर्शन और गणित के क्षेत्र में विकास हुआ। स्काईलैक्स जैसी यूनानी भारत की यात्रा पर आए। इन्होंने भारत और पश्चिम देशों के बीच समुद्री मार्ग की खोज की तथा खरोष्ठी नामक नई लिपि का जन्म हुआ। तो ये था मगध साम्राज्य के राजवंश, जिसे हम लोगों ने बिल्कुल सही क्रम में देखा है। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश था। इसके साथ ही सिकंदर महान के बारे में भी जाना। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।